नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र। 18 बैठकों के दौरान होंगे कई विधायी कामकाज। सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव। राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा उम्मीदवार। जांच के बाद सही पाए गए दोनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र। 18 जुलाई को होगा मतदान। एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव कर रही है सरकार। उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, आत्मनिर्भर भारत को आकार देने में बड़ी भूमिका। और असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। मणिपुर के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास भूस्खलन में 13 लोगों की मौत। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। दिल्ली पहुंचा मॉनसून। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। देश के 8 प्रमुख उद्योगों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है। मई 2022 में 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 18.1% बढ़ा है। सीमेंट, कोयला, उर्वरक और बिजली उद्योगों के उत्पादन में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने की राह पर है। हालांकि महंगाई के दबाव से सजग रहने की जरूरत है। रिजर्व बैंक की 25वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह आंकलन पेश करने के साथ कहा गया है कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी बफर मौजूद है। भारत और मेक्सिको ने कारोबार, निवेश, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों पर चर्चा की और बाहरी अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशिष्ट सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में 130 दिनों के बाद एक दिन में कोविड-19 के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 122 दिनों बाद फिर से 1 लाख के पार चली गई है। कोविड-19 के बढ़ते केस के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वहां आने वाली प्रत्येक उड़ान के करीब 2% यात्रियों की जांच सुनिश्चित करने को कहा है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में 2 महीने के लॉकडाउन के बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई है। कोविड-19 का स्थानीय स्तर पर संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद होटल, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार ने विशेष इस्पात यानी मूल्य वर्धित स्टील के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। यह चौथा मौका है जब समय सीमा बढ़ाई गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पश्चिम अफ्रीकी देश माली में शांति रक्षकों को बनाए रखने के लिए वोट डाले। प्रस्ताव में मिशन को 30 जून 2023 तक बढ़ाने का प्रावधान है। परिषद ने माली की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शहरी आबादी के साल 2035 तक 67.5 करोड़ हो जाने का अनुमान है। इस मामले में भारत चीन की 1 अरब शहरी जनसंख्या के मुकाबले दूसरे स्थान पर होगा। इजराइल की संसद भंग कर दी गई है और 4 साल से भी कम समय में 5वीं बार नवंबर में आम चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। देश की संसद ने इस संबंध में निर्णय लिया। फिलहाल विदेश मंत्री और लैपिड कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। और अब खबरें विस्तार से। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुंबई में राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उनके साथ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को बधाई दी है। राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों के शामिल होने की भी खबर है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा किया। बाद में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साथ मिलकर सरकार बनाने की घोषणा की। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी में थे। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य को विकास करेगी। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ ही पिछले 10 दिन से जारी सियासी संकट खत्म हो गया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना ने 39 विधायक बगावत पर उतार दिए, जिसके चलते फ्लोर टेस्ट के पहले ही कल उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एकनाथ शिंदे शिवसेना में जमीनी कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन पर उतरे। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। सतारा उनका गृह जिला है। शिवसेना से जुड़ने के बाद 1997 में ठाणे नगर निगम के पार्षद बने। साल 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद चुने गए। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर ठाणे सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में वो फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2014 में बीजेपी के साथ और वर्ष 2019 में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में मंत्री बने। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। सूरज, महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदल गए हैं। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। कितनी बड़ी चुनौती होगी स्थिर सरकार चलाना? बिल्कुल दीक्षा, अगर हम कहें महाराष्ट्र के जो राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव आया है, 2019 को अगर हम देखें जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और जनादेश इसी गठबंधन को एनडीए को मिला था। लेकिन मुख्यमंत्री पद और तमाम गतिरोध की वजह से शिवसेना राजग से अलग हो गई थी और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उसने सरकार चलाई। लेकिन वो सरकार अब 2.5 साल के सफर में ही टूट गई है और एक बड़ा धड़ा शिवसेना का जो था, जो विधानसभा में फ्लोर लीडर थे एकनाथ शिंदे जी, उनके समर्थन में अलग हो गया। और अब जब हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वह मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, ऐसे में अब चूंकि बहुमत अगर हम संख्या बल के लिहाज से बात करें दीक्षा, तो इस गठबंधन के पास है। अब दूसरी चुनौती ये होगी कि शिवसेना जो है वो वास्तविक रूप में किसको मिलता है, क्योंकि अगर हम विधानसभा के अंदर संख्या बल देखें तो यह जाहिर से तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त होंगे तो वो इसी दल को मान्यता देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा संख्या बल 2/3 से ज्यादा इनके पास है। लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती जो होगी वो शिवसेना पर आधिकारिक तौर पर किसका कब्जा रहेगा, उसका जो चुनाव चिन्ह है वो किसे मिलने जा रहा है। ये सब तमाम चुनौतियां हैं जो आगे हमें देखने को मिलेंगी। अभी जिस तरह से अपेक्षित यह किया जा रहा था, कल से खबरें चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन आज राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे होंगे और वो सरकार से बाहर होंगे, उसके बाद हमने देखा था जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा हम आग्रह करेंगे देवेंद्र फडणवीस भी सरकार में शामिल हो, और उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़ा दल है, संख्या के लिहाज से भी बड़ी संख्या उसके पास है, उसका आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद पर अधिकार बनता था, लेकिन उसने यह पद छोड़ा है। इसका मतलब यह है कि बाकी के 2.5 साल में वो एक स्थायी सरकार चलाना चाहते हैं जो बगैर किसी गतिरोध के हो, किसी तनाव के हो। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बीते इस 2.5 साल से पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, वहां पर उनके एजेंडा को आगे बढ़ाना है और आगे। और दीक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है लोकसभा सीट के लिहाज से। 48 सीटें महाराष्ट्र से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 के नजरिए से देख रही है तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, जब लोकसभा में उसकी सीटें और बढ़ सकती हैं। तो तमाम तरह के संख्या बल, चाहे वो विधानसभा के लिहाज से हो, लोकसभा के लिहाज से हो, और चूंकि एक बड़ा सूबा है, आर्थिक केंद्र पूरे देश का माना जाता है, बिल्कुल एक बड़ा सूबा है, आर्थिक केंद्र है सूरज। और कुल मिलाकर हमारे सामने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा आ चुका है। मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द किया जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान 18 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान कई विधायी कामकाज निपटाए जाएंगे। सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी होंगे। 18 जुलाई को ही
राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। इसी तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने आज ये तमाम जानकारियां दी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि कुल 115 नामांकन पत्रों में से 28 जमा करते वक्त ही खारिज कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि बाकी उम्मीदवारों के नामांकन आवश्यक मानदंड पूरा नहीं होने के कारण खारिज कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 2 जुलाई को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य हैं। During the period of filing of nomination papers, I had received 115 nomination papers. The nomination papers filed by the following candidates were found to fulfill all the requirements of a valid nomination. 1. Shrimati Draupadi Murmu. 2. Shri Yashwant Sinha. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई सेक्टर को भरोसा दिया है कि केंद्र छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी नीतिगत कदम उठाने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए छोटे उद्यमों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमी सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पिछले 8 साल में बजट 650% से भी अधिक बढ़ाया है। साथ ही नीतियों में जरूरी बदलाव और नई नीतियां भी ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद हैं, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और उसे गति देने को लेकर 6,000 करोड़ रुपए की योजना रैम्प यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस की शुरुआत की। उन्होंने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई निर्यातकों के क्षमता निर्माण की योजना शुरू की। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं की भी शुरुआत की। इसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया गया। वहीं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज टेलर कन्हैयालाल के उदयपुर स्थित घर पर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों से बातचीत की। अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाना चाहिए। आरोप पत्र जल्द से जल्द दाखिल किए जाएं ताकि सजा मिल सके। 28 जून को 2 लोगों ने दर्जी कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी और घटना का वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था और कहा था कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे हैं। एनआईए भी त्वरित कार्रवाई करके जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सजा दिलवाए इनको, चालान पेश करके। ये अपेक्षा पूरे प्रदेशवासी भी और मैं समझता हूं कि पूरा देशवासी चाहते हैं। इधर संयुक्त व्यापार महासंघ और विश्व हिंदू परिषद की ओर से उदयपुर घटना के विरोध में आज बंद रखा गया। टेलर की हत्या के विरोध में बुलाए बंद के तहत बृहस्पतिवार को जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर बाजार बंद रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर आकर उदयपुर हत्याकांड का विरोध किया। उदयपुर समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 को लागू करने के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश,
गुजरात और तेलंगाना सबसे सफल प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष 7 राज्यों में शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस बारे में रिपोर्ट जारी की। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश अन्य राज्य हैं जिन्हें रैंकिंग में लक्ष्य हासिल करने को लेकर सफल राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकांक्षी श्रेणी में असम, केरल और गोवा सहित 7 राज्य शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार उभरते कारोबारी परिवेश की श्रेणी में दिल्ली, पुडुचेरी और त्रिपुरा सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय कंपनियों को ई-कॉमर्स से जुड़ने का मौका देगा। भारतीय संसद की बन रही नई इमारत के प्रवेश द्वार पर एक पारंपरिक प्रतिमा होने के साथ ही संवैधानिक गैलरी होगी, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही देश की विविधता को दर्शाने के लिए कला और परंपराओं को भी आंतरिक सज्जा में स्थान मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई इमारत की आंतरिक सज्जा की योजना बनाने के लिए 3 समितियों का गठन किया है, जो कला अधिष्ठापन, पेंटिंग, भित्ति चित्र और लेखों के जरिए भारतीय समाज की विविधता को प्रदर्शित करने की योजना को अमली जामा पहनाएंगी। इन समितियों का गठन नई संसद इमारत में कला की अवस्थापना के लिए सामग्री की पहचान करने, उन्हें मंजूरी देने और मार्गदर्शन के लिए किया गया है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को आयोजित होने वाली बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक से पहले हैदराबाद में बैनर और झंडे लगाए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश में पूंजीगत सामान क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। पंजाब विधानसभा में आज केंद्र की अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री की ओर से पेश इस प्रस्ताव का बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसकी वजह से मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट के भीतर स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वृहद ऋण मेले के तहत 1,90,000 हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण और 2022-23 की 2.35 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में नारी को नमन कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 50% किराए की छूट का शुभारंभ किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मणिपुर विजन 2047 का अनावरण किया। इसमें अगले 25 वर्षों के भीतर पूर्वोत्तर राज्यों के तीव्र और सतत विकास को चिन्हित करते हुए एक रोड मैप तैयार किया गया है।
केरल में कांग्रेस नीत विपक्षी गठबंधन यूडीएफ विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसमें मुख्यमंत्री की दुबई यात्रा पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव परिणामों की घोषणा के बाद त्रिपुरा में चुनाव के बाद हुई हिंसा का मुद्दा चुनाव आयोग के समक्ष उठाया और जांच की मांग की है। उच्चतम न्यायालय ने मेघालय में मौजूद कोक संयंत्रों को 30 दिनों के भीतर हटाने के मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ राजमार्ग पर बारिश होने से मलबा और पत्थरों के कारण यातायात बाधित हो गया है। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने समुद्री सुरक्षा की अहमियत पर जोर दिया है। बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह की पहली बैठक का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते हालात, बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण माहौल में समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे जुड़ी सभी एजेंसियों के बीच लगातार तालमेल भी आवश्यक है। एनएसए अजीत डोभाल ने आज समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिए बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह की पहली बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर समुद्री सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अजीत डोभाल ने कहा कि हिंद महासागर हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। हम जितना अधिक विकास करेंगे उतनी ही अधिक संपत्ति बनाएंगे। हम उतने ही समृद्ध होंगे और उतनी ही अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी। It also is the important trade route not only for us but globally. We find that the lane number 9 and 10 are on that about 60 to 65% of the global trade moves. Our energy security for 95% we are dependent on this thing. So from the strategy, from economy, also from the environmental interest, we have got at this thing because seas are the great district. जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल के रास्ते सालाना अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। बालटाल और नुनवान आधार शिविर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से 2750 तीर्थयात्रियों के एक जत्थे के रवाना होने के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की संभावना के मद्देनजर सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष यात्रा के लिए व्यापक स्तर पर सभी इंतजाम किए हैं। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 43 दिनों तक चलने वाली ये तीर्थ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 43 दिवसीय अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की पूजा की और सभी के लिए शांति, सुख और समृद्धि की कामना की। वहीं पवित्र शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जम्मू से 5700 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्वाभाविक रूप से एक तो यात्रा सफल हो, जो लोग आए हैं वो बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस जाएं, जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास हो और देश में भी सद्भावना का वातावरण हो और भारतवर्ष तरक्की के पथ पर आगे बढ़े। इस बीच सेना ने बॉर्डर वाले इलाकों में सघन सर्च अभियान चलाया। सेना ड्रोन के जरिए इन इलाकों पर नजर रख रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के बाद हालात फिर बिगड़ गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। असम में बाढ़ के हालात और गंभीर हो गए हैं। प्रदेश के 26 जिलों में 31 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 151 हो गया है। बेकी, कोपिली, बराक और कुशियारा समेत ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मणिपुर के नोनी जिलों में तुपुल रेलवे स्टेशन के पास भूस्खलन में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि स्थानीय लोगों और सेना के जवानों समेत दर्जनों लोग लापता हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर बात कर भूस्खलन से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत कर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया।
फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। बिहार में मानसून से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वाल्मीकिनगर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद मसान, पंडुराई, गंडक जैसी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार बारिश के बीच बिहार के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में मानसून की पहली बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई जगहों पर जल जमाव से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। इससे दिल्ली एनसीआर से ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा। कई इलाकों में जलभराव की वजह से रास्तों को बंद कर दिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से ऐसे रास्तों से बचने की अपील की है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण कई राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश की उम्मीद जताई है। इसरो ने एक सप्ताह के भीतर अपने दूसरे सफल मिशन में 3 विदेशी उपग्रहों को आज सटीक तरीके से कक्षा में स्थापित किया। PSLV-C-53 इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा विशेष वाणिज्यिक मिशन है। 4 स्तर वाले 44.4 मीटर लंबे PSLV-C-53 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से शाम 6:02 बजे उड़ान भरी और सिंगापुर के 3 उपग्रहों DSEO, NewSR और Scoob-1 को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट ने 3 उपग्रहों को सटीकता से कक्षा में स्थापित किया। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के एक पूर्वी प्रांत में उस आखिरी 4 दीवारी वाले परिसर की घेराबंदी करने का प्रयास किया जहां यूक्रेन पूरी ताकत से उनका प्रतिरोध कर रहा है। रूस ने यूक्रेन से पूरे डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण की कोशिशें तेज कर दी हैं। रूसी सैनिकों और उनके अलगाववादी सहयोगियों ने लुहांस्क के 95% हिस्सों पर करीब आधे दोनेत्स्क पर कब्जा कर रखा है। रूस ने काला सागर के स्नेक द्वीप से अपनी सेना वापस बुला ली है, जहां उन्हें यूक्रेन के लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं नाटो सम्मेलन में स्वीडन ने यूक्रेन से अनुरोध के अनुरूप उससे टैंक रोधी हथियार, सहयोगी हथियार एवं सुरंग हटाने या नष्ट करने वाले उपकरणों समेत अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। ये सैन्य सहायता करीब $49 मिलियन की है। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को 1 अरब पाउंड की सैन्य सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है। ओडिशा के कटक जिले के स्मोक आर्टिस्ट दीपक बिस्वाल ने वार्षिक रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 रथों का चित्रण करते हुए एक चित्र बनाया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।